जय हिंद दोस्तों। मैं अमित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमित मेहता क्लास पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक प्रैक्टिस सेट 4 यानी कि जो यूपीएसआई है उसके लिए प्रैक्टिस सेट 4 है। इससे पहले मैं 3 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाग 1 में है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के बारे में बात करते हैं हम। क्वेश्चन फर्स्ट की बात करते हैं हम। सुई का तत्सम रूप होगा। अगर मैं आपको तत्सम रूप के बारे में बात करें तो तत्सम रूप वो होते हैं जो संस्कृत के हुबहू उठाकर रख दिए जाते हैं। तो अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर है ए, सूचिका। जो सूचिका है ये सुई का तत्सम रूप है। तो इस तरह से विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम। हल्दी का तत्सम रूप है। तो अगर हल्दी का तत्सम रूप की बात करें तो आंसर है सी, हरिद्रा। जो हरिद्रा है ये हल्दी का तत्सम रूप है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन तद्भव रूप शब्द है। तद्भव शब्द का मतलब क्या है, जो हमें हिंदी के जो शब्द होते हैं वो क्या होता है, जब उन्हें हमें बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है तो उसको क्या होता है हम अपने अनुसार ही डाल लेते हैं। एक तरह से हिंदी के ही शब्द होते हैं तद्भव। तो और इसका आंसर की बात करें तो आंसर है डी, सूरज। जो सूरज है ये एक तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। गंगा गए गंगादास यमुना गए यमुनादास का अर्थ है। तो अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर है सी, अवसर देखकर काम करना चाहिए, यानी कि अवसर देखकर काम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। गंगा लाभ होना मुहावरे का सही अर्थ है, यानी गंगा लाभ होना मुहावरे का अर्थ क्या है। और इसका आंसर की बात करें तो आंसर है सी, मृत्यु को प्राप्त करना। यानी कि मृत्यु को प्राप्त करना का मतलब क्या है, गंगा लाभ होना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कुलदीप का विलोम शब्द है, यानी जो कुलदीप है उसका विलोम शब्द क्या है। और आंसर की बात करें तो आंसर है सी, कुलांगर। जो कुलांगर है ये कुलदीप का विलोम शब्द है। विलोम शब्द का मतलब क्या होता है, ओपोजिट, यानी कि जो उल्टा होता है, यानी कि उसके जो विपरीत होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। पल्लवन का विलोम शब्द है, जो पल्लवन है उसका विलोम शब्द क्या है। इसका आंसर की बात करें तो आंसर है सी, संक्षेपण। जो संक्षेपण है ये पल्लवन का विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अविभार्व, अविभार्व जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या है। और आंसर की बात करें तो आंसर है डी, तिरोभाव। जो तिरोभाव है वो अविभार्व का विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। धनी का विलोम शब्द है, जो धनी है उसका विलोम शब्द क्या है। आंसर की बात करते हैं आंसर है डी, जो धनी है उसका निर्धन होता है विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। अधिकृत शब्द का विलोम है, जो अधिकृत है उस शब्द का विलोम क्या है। तो आंसर की बात करें तो आंसर है आपका बी, अनधिकृत। अनधिकृत होता है अधिकृत का विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए, यानी कि इसमें जो विशेषण नहीं है उसके उल्लेख की बात की गई है। और इसका आंसर की बात करें तो आंसर है डी, जो मानस है वो एक विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ईमानदार व्यक्ति सर्वत्र सम्मानीय होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। ईमानदार व्यक्ति सर्वत्र सामान्य होते हैं, यानी उनका आदर सम्मान किया जाता है हर जगह। तो उसमें प्रयुक्त विशेषण का मान बताना कौन सा है। इसका आंसर के बाद आंसर है ए, यानी कि गुणवाचक। कि एक व्यक्ति है जो ईमानदारी है उसका एक गुण है, ईमानदारी क्या है इसका गुण है, तो इसलिए वह सभी जगह सम्मान प्राप्त करते हैं। तो क्या हो गया इसमें, गुणवाचक विशेषण हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। विशेष्य शब्द है, जो विशेष्य है उसका शब्द क्या है। तो आंसर है सी, अपेक्षा। जो अपेक्षा है वो विशेष्य शब्द है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन कीजिए। जो वर्तनी है उसकी दृष्टि से शुद्ध का चयन करना है। इसका आंसर की बात करें तो आंसर है बी, अनुग्रहित। जो अनुग्रहित है ये सही है, बाकी अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित ये सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जो अशुद्ध है उस बर्तन का चयन करना है। अगर आंसर की बात करें तो आंसर है ए, जो भगीरथी है
ये अशुद्ध बर्तनी का चयन करती है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। शुद्ध बर्तनी का चयन करें। जो शुद्ध बर्तनी है उसका चयन करना है। आंसर की बात करें तो आंसर है डी, कृतकृत्य। जो कृतकृत्य है ये एक शुद्ध बर्तन, यानी सही स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग की बात की गई है। इसमें करेक्ट स्पेलिंग क्या है? कृतकृत्य। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। यानी कि पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। अगर आंसर की बात करें तो आंसर है सी, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। तो ये मतलब एक तरह से ये वाक्य दिया गया था तो उसका सही रूप लिखना था। तो पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, यानी इनमें से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है यानी गलत है, तो उसे बताना कौन सा वाक्य गलत है। आंसर की बात करें तो आंसर है ए, निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए। निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए एक त्रुटिपूर्ण वाक्य है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए। क्वेश्चन निर्देश दे रखे हैं। निम्न वाक्यों का सही क्रम संयोजन करते हुए उत्तर की पहचान कीजिए। आंसर की बात करें, अगर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य, आगे फिल इन द ब्लैंक दे रखा, तो उसका जो PQRS होते हैं इंग्लिश में, तो इस तरह से ये रे ले वह होते हैं हिंदी में, तो उनका सही अनुक्रम लगाना है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जिन भी वाक्य के अंत में है या फुल स्टॉप आ जाता है तो उनको क्या देखना है, सबसे लास्ट में देखते हैं। तो लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें इधर तीन तीन जगह है, और इसका आंसर की बात करें तो आंसर है इसका, देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है ए, ये ले रे वे, ये ले रे वे। तो और देखते हैं तो उसमें है आंसर सही जो है, मनुष्य मूलतः भला और श्रेष्ठतर है, बनना चाहता है, किंतु बुरी संगति उसे बिगाड़ सकती है, भ्रष्ट और नष्ट कर सकती है। तो मैं इसमें यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से था ये रे ले बे, मान लीजिए ये था, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शुरू में यह होगा तो वो वाक्य सही होगा। तो इस तरह से बन सकता है, मनुष्य मूलतः भला और श्रेष्ठतर बनना चाहता है, किंतु बुरी संगति उसे बिगाड़ सकती है, भ्रष्ट और नष्ट कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। उच्च विचार से, उच्च विचार से, तो आपको सबसे पहले देना है कि है और फुल स्टॉप कौन से वाक्य में है, और देखते हैं बैग किस किस वाक्य में है। तो बैग जो है आपका A, B और C में है, लास्ट में बै लगा हुआ, तो इस तरह से डी तो ऑप्शन ये होगा नहीं कभी भी। तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि अब पढ़ना है वाक्य को दोबारा। उच्च विचार से तात्पर्य जीवन के उदात्त आदर्श, उच्च विचार से तात्पर्य जीवन के उदात्त आदर्श। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कौन सा बन सकता है वाक्य, तो उसका सी हो गया है, इसका मतलब ये ले बे। तो पढ़ते हैं पूरा वाक्य। उच्च विचार से तात्पर्य जीवन के उदात्त आदर्श और मूल्य के प्रति आस्था, जैसे सत्य, सौंदर्य, कला, विज्ञान, धर्म, समाज सेवा आदि से है। हमने तो जिस इस तरह से ये वाक्य बी और ए कट गया, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। भले ही यह हमारी क्षमता के परे हो, लेकिन जब तक ये आंसू और पीड़ा रहेंगे तब तक हमारा कार्य नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट में क्या आएगा इसमें, इसका आंसर की बात करें तो आंसर है इसका ए, यानी कि होगा। तो इसमें बै लास्ट में नहीं है, डी में नहीं है और सी में नहीं। इस तरह से आप देख सकते हैं बै सिर्फ एक ऑप्शन ए में है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही होगा। बाकी जो आप देख सकते हैं कि इन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी है। फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उनको भरना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। हनुमान चालीसा की रचना की है, यानी जो हनुमान चालीसा उसकी रचना किसने की है, तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर है बी,
तुलसीदास है, उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। जन गण मन अधिनायक की रचना की है, जो जनगण मन है तो उसकी रचना किसने की है? तो आंसर है बी, रविंद्रनाथ टैगोर। जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने जनगण मन अधिनायक की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। प्रेम जीवन की अमूल्य है, यानी कि प्रेम जीवन की अमूल्य क्या है? इसमें ऑप्शन बताना है, तो आंसर है सी, प्रेम जीवन की अमूल्य निधि है, अमूल्य निधि है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। परहित सरिस नहीं भाई, परहित सरिस नहीं भाई, इसका आंसर की बात करें तो आंसर क्या है इसका? आंसर है ए, धर्म। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी परहित सरिस धर्म नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा है, तो आंसर की बात करें तो आंसर है डी, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है, यानी अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो आंसर है 5, ऑप्शन बी सही है। जो अनुनासिक संख्या, यानी अनुनासिक का मतलब है जो नाक के द्वारा बोले जाते हो, अनुनासिक, तो वो संख्या कितनी है? 5। तो कौन कौन शब्द हैं वे? ण, च, ण, न और मैं, ये सब क्या है? अनुनासिक, यानी कि जब आप इन्हें बोलोगे, उच्चारण करोगे इनका, तो इनका उच्चारण नाक से आ जाएगा। न ये नाक से आ रहा, मैं ये सब नाक से आ रहा, अनुनासिक होते हैं। च ये सब, न ये सब नाक से आ रहे हैं। तो इस तरह से आप जब आपको इन्हें दोहराओगे तो इस तरह से आप देखेंगे कि इनका जो उच्चारण है वो अनुनासिक, यानी नाक के द्वारा एक तरह से इसका उच्चारण निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। कौन सा वर्ण घोष है, यानी कौन सा वर्ण घोष है? एक अघोष होता है और एक घोष होता है, तो इसमें घोष पूछा गया कौन सा है। इसका आंसर की बात करें तो आंसर है आपका सी, मैं। जो मैं है वह एक तरह का घोष शब्द है, क्योंकि घोष शब्द क्या होते हैं? घोष और अघोष, घोष और अघोष। तो जो घोष शब्द होते हैं इसमें क्या होती हैं, जो आपकी जो स्वर तंत्रियाएँ होती हैं, यानी जो स्वर तंत्रिका होती हैं वो झंझकृत होती है, यानी झंझनाहट होती है। झंझनाहट जब आप बोलोगे मैं, तो इस तरह से आप जब मैं बोलोगे तो इस तरह से आपके जो मुंह से एक झंझनाहट की आवाज़ की आती है, तो वो होता है मैं। तो एक जो हमारी स्वर तंत्रिका है तो इनमें झंझनाहट, यानी कि एक तरह से झंझनाहट सी होती है। तो इस तरह से ये घोष शब्द होता है। अघोष क्या होते हैं? जिनमें एक नॉर्मल सी आवाज़ जब बोलते हैं तो इतनी झंझनाहट नहीं होती है। तो आप सिर्फ ये याद रखना कि घोष शब्द जो होते हैं उनमें स्वर तंत्रिकाएँ झंझकृत, यानी कि झंझनाहट सी होती है जब आप बोलते हो। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। डायरी, जो डायरी है उसका शब्द है, जो डायरी है मतलब किस भाषा का शब्द है? और इसके आंसर की बात करें तो आंसर है ए, जो अंग्रेजी है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है डायरी। डायरी का मतलब क्या होता है? जो डायरी शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज़। गाइज 1 सेकंड लगती है चैनल को सब्सक्राइब करने में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। बाल्टी शब्द है, जो बाल्टी है वो क्या शब्द है? कि अंग्रेजी है, अरबी है, पुर्तगाली और फारसी है। तो आपको ये पता होगा कि इसमें हिंदी तो दे नहीं रखा, तो हिंदी तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन जो भी है इसका देखते हैं क्या है। ऑप्शन है बी, ये जो बाल्टी शब्द है पुर्तगाली शब्द है, यानी जो बाल्टी शब्द है ये पुर्तगाली भाषा से लिया गया शब्द है बाल्टी। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। जंगल शब्द का पर्यायवाची है, यानी जंगल जो शब्द है उसका पर्यायवाची क्या है? इसका आंसर की बात करें तो आंसर है सी, कांतार। जो कांतार है वो जंगल शब्द का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। नदी का पर्यायवाची नहीं है, यानी जो नदी है उसका पर्यायवाची नहीं है। इसका आंसर की बात करें तो आंसर क्या है इसका? आंसर है डी, बल्लभ। जो बल्लभ है वो नदी का पर्यायवाची नहीं है। जो बल्लभ है ये एक तरह का पत्ती का पर्यायवाची है, यानी जो पत्ती होता है उसका पर्यायवाची है। नदी का पर्यायवाची क्या है? सरिता है, तटनी है, तरणंगिणी है। और आप देख सकते हैं अपागा है, निर्झरणी है, कुलकंधा आदि, ये सब क्या है? नदी के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। मोर का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है मोर का पर्यायवाची? तो आंसर है ए, जो सोम है ये आपका मोर का पर्यायवाची नहीं है। ये सोम है, ये अमृत का पर्यायवाची है। अगर मोर की पर्यायवाची की बात करें तो सीखी है, ध्वजी है और कलापी है। सीखी है, ध्वज आपकी ध्वजी है और कलापी है, ये सब
मोर के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। नौका का पर्यायवाची है, यानी जो नौका यानी नाव जो होती है उसका पर्यायवाची कौन सा है। इसका आंसर की बात करें तो आंसर है ए, जो तरनी है वो नौका का पर्यायवाची है। वो नौका का पर्यायवाची देखते हैं, नाव है, जलयान है, जलपोत है, तरी है, बेड़ा है, डोंगी। ये सब नौका के पर्यायवाची हैं। कौन कौन से हैं? नौका का पर्यायवाची नाव है, आपका जलपोत है, जलयान है, डोंगी है, और आपका जी एक बचा है तरी है, और बेड़ा है। कहते नहीं 700 बेड़े के साथ आया था, ये जो सब होते हैं सब, एक बेड़ा भी एक तरह का नौका का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। त्रिभुवन में समास है, जो त्रिभुवन है उसमें कौन सा समास है। आंसर की बात करें तो आंसर है डी, दिगु। जो त्रिभुवन है उसमें दिगु समास है, क्योंकि इसका त्रिभुवन का मतलब होता है 3 भूभवनों का समाहार, अर्थात दिगु समास है, यानी 3 भुवनों का समाहार। तो इसमें क्या है? दिगु समास है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। लोहा पुरुष में कौन सा समास है? जो लोहा पुरुष है उसमें कौन सा समास है? अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर है बी, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास होता है लोहा पुरुष। लोहा पुरुष का मतलब होता है लोहे के समान पुरुष। लोहे के समान पुरुष में क्या होता है? कर्मधारय समास, यानी कि उसने ऐसा काम किया है कि वो लोहे की तरह कठोर हो गया है। जैसे कि आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहा पुरुष कहते थे, तो उनका जो कर्म था तो उसके कर्म ने उनके कर्म ने उसको लोहा पुरुष की उपाधि दे दी थी। तो इस तरह से कौन सा समास है? इसमें कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। नी प्लस च निश्चय में संधि कौन सी है? तो आप बता सकते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग लगे हुए हैं तो यहाँ पर विसर्ग संधि है। नी प्लस च निश्चय में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। प्रातः काल में कौन सी संधि है? इसका आंसर की बात करें तो आंसर आपका ए, विसर्ग संधि है। आप देख सकते हैं प्रातः है का मतलब अंक बिंदु जो है। प्रातः का मतलब हो गया प्रातः काल, तो विसर्ग संधि है इसमें। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। पुरस्कार में कौन सी संधि है? जो पुरस्कार है उसमें आपकी कौन सी संधि है? तो संधि आपकी पुरु प्लस कार, पुरु प्लस कार, पुरु प्लस कार। तो इसमें कौन सी संधि है? आप देखते हैं विसर्ग आ गया तो विसर्ग संधि है इसमें। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। जहाँ पर नायक एवं नायिका के मिलने का अवसर प्राप्त होता है वहाँ पर होता है, यानी कि जहाँ पर नायक और नायिका मिल रही है, यानी कि हीरो और हीरोइन आपस में मिल रही है। जैसे जहाँ पर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड मिलते हैं, जैसे कि आप अपनी जो आपकी प्रियतमा है, यानी कि जो भी आपकी गर्लफ्रेंड है या आपका बॉयफ्रेंड है, आप जब भी उससे मिलोगे तो वहाँ पर कौन सा रस होता उत्पन्न होता है, यानी कौन सा रस उत्पन्न होता है? क्वेश्चन है बी, संयोग रस। जो जब आप अपनी नायिका या नायक से मिलते हो, यानी कि आप जब अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से मिलते हो तो वहाँ पर कौन सा रस मिलता है? तो वहाँ पर मिलता है आपका संयोग रस। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। रण बीच चौकड़ी भर कर चेतक बन गया निराला था में कौन सा समास है? तो आप कौन सा रस है, सॉरी कौन सा रस है? तो अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर है बी, वीर। यानी कि इसमें जो हमारा चेतक जो घोड़ा है उसके बारे में बात की गई थी कि रण बीच चौकड़ी, यानी कि वो चारों तरफ से सैनिकों से गिर गया था, फिर भी उसने चकमा देकर वहाँ से निकल गया था। तो वहाँ पर क्या दिखाया था उसने? वीर, यानी कि वीरता का अपना संदेश दिया था। तो वहाँ पर क्या हुआ? वीर रस था वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। नभ में झपट बाज लाखी, भूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तनु व्याकुल नयन, लावक हिल्यो न रंच। इस उदाहरण में कौन सा रस है? यानी कि एक बार और पढ़ते हैं। नभ में झपटत बाज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तनु व्याकुल नयन, लावक हिल्यो न रंच। इस उदाहरण में कौन सा रस है? इसका आंसर की बात करें तो आंसर है सी, यानी भयानक रस है इसमें। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप परायो प्रभात में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार की बात की गई है। एक बार और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप परायो प्रभात, उपरोक्त में से कौन सा अलंकार है? इसका आंसर की बात करें तो आंसर आपका डी, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। पट पीत मानहु तडित रुचि सूचि नोमी जनक सुतांबर में अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसका आंसर की बात करें तो आंसर है सी, उत्प्रेक्षा। इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है, इससे ऊपर वाले में उत्प्रेक्षा अलंकार था। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। अंधा युग नामक कृति के लेखक कौन है? यानी जो अंधा युग है उसके लेखक कौन है? तो अगर आंसर की बात करें तो आंसर है आपका सी, धर्मवीर भारती जो हैं वो अंधा युग के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक का नाम है, यानी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र उसके नाटक का क्या नाम है? इसका आंसर की बात करें तो आंसर है बी, विस्मय विस्मोसधम, विस्स्य विस्मोसधम, विस्स्य विस्मोसधम है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक का नाम। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। गोदान नामक कृति के लेखक कौन है? यानी जो गोदान है उसके लेखक कौन है? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर है आपका सी, प्रेमचंद जो है वो गोदान के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। जिसे बुलाया न गया हो वाक्य के उपयुक्त होने वाला शब्द है, यानी जिसे बुलाया ना गया हो तो वो होता है आपका आंसर है सी, अनाहूत। अनाहूत है जिसे बुलाया ना गया हो। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। जिसका उपचार न हो सके उसे कहते हैं, यानी जिसका उपचार न हो सके उसे क्या कहते हैं? आंसर की बात करें तो आंसर है बी, असाध्य। जिसका उपचार न हो सके उसे कहते हैं असाध्य। क्वेश्चन नंबर 50। अतिथि की सेवा करने वाला वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है, यानी कि अतिथि की सेवा करने वाला उपयुक्त वाक्य का क्या अर्थ है? आंसर की बात करें तो आंसर है डी, अतिथ्य या आतिथ्य जो है वो अतिथि की सेवा करने वाला होता है। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कल की वीडियो में आपका भाग 2 होगा जिसमें आपकी संविधान, मूल विधि और सामान्य ज्ञान होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं। आपको यहाँ से आपको एक फ्लो पता चलता है कि किस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो बस यही पर्पज़ है कि आप क्वेश्चनों को टाइम के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। 160 क्वेश्चन आते हैं और 120 मिनट का समय होता है। और मैं आपको अपनी सीरीज़ में क्या करता हूँ, मैं आपको अपनी सीरीज़ में लगभग 130 से 140 मिनट के बीच में आपको 200 क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।